we are starting our journey of mathematics. आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होगे कि मैथ्स के 2 लेक्चर हो गए, लेकिन अभी सम नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। थोड़े से हमें फंडा क्लियर करने हैं। वी हैव टू रिकॉल आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स मेमोरी ऑल्सो। इन दैट केस few periods of theory are necessary, and after that we will start the sum or question. We have already, I think the idea we have already get the idea of n, w, z, q and r. M means 1, 2, 3. W means 0, 1, 2, 3. Z means -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Q means all rational numbers. P upon Q, Q not equal to 0, and R means all irrational number, irrationals plus rational number. Q में हमें दो तरह के डिजिट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसमें आपको जो रिमाइंडर है वो 0 मिलती है, और दूसरे उसमें हमें मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कौन से आते हैं? 1.5, -3.1, 2.7 एक्सेट्रा। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में आते हैं just like 1.7777, 20.12, 135, 135, 135 up to 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7 और 7 को ऊपर एक लाइन कर दे। इस लाइन का मतलब ये है कि this digit or group of digit will repeat again and again up to infinite। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये जो है इससे आपको लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 20.12 और 135, जो ग्रुप ऑफ डिजिट आपका रिपीट होता है उसको ऊपर आप एक लाइन कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ डिजिट इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। इसको आप B/Q फॉर्मेट में लिख के उसको आप डिवीजन करना चाहोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, और उसमें आपको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगी। लेकिन एक ही जो ये डिजिट है ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। ये सब जो है ये रेशनल नंबर्स है, ये सब जो है ये रेशनल नंबर है। तो बचे क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों ये जो होते हैं जिसमें रिमाइंडर भी 0 नहीं आती और कोई ग्रुप ऑफ डिजिट या कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होता। आप कोई भी 1.731251
तो जाएंगे कि कोई आइडिया ही नहीं होगा कि आपको कौन सा डिजिट इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा। वैसे रैंडम मैंने भी लिख लिया, मुझे भी याद नहीं मैं कहाँ से लाया, लेकिन इस तरह का जो अगर डिजिट कहीं हमने लाइफ में इस तरह के डिजिट से हमें पता पड़ जाए तो इससे हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो उसमें कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट कंटिन्यूसली सिमल्टेनियसली रिपीट नहीं होगा, तो उससे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इस तरह के सारे इरेशनल नंबर और सारे रेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर सेट बनाते हैं। और इस तरह के डिजिट में ये तो मैंने इमेजिनरी बनाया, लेकिन रियल लाइफ में हमें कहीं मिलता है। देन यस इफ यू वांट यू विल ड्रॉ एनी सर्कल, उसकी डायमीटर अगर आप परफेक्ट मेजर कर सके, आई एम यूजिंग द वर्ड अगर, इफ यू कैन मेजर द परफेक्ट डायमीटर ऑफ एनी राउंड एनी सर्कल, same as if you will find perimeter or circumference of any circle, perfect measurement जरूरी। अगर आपने ये माप ले लिया और फिर उसको P को न्यूमरेटर में रखोगे, D को डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये इस तरह का पारा पड़ेगा, उससे हम पाई कहते हैं। वो हम उससे बस थक जाते हैं 3.14, हम लिखना नहीं चाहते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, ये नॉन रिपीटिंग और एंडलेस है, इसको हम क्यों इसके साथ हम ज्यादा पारा पड़ता है। तो 3.14 is a random value of 5 or 22/7 is a random value of 5. Here 22 is not a perimeter and 7 is not an exact value of diameter. If you will find the perimeter exactly 22, then diameter will not be exact 7. And if you will find diameter exact 7, then perimeter will not be exact 22. So this type of case is non-terminating, non-recurring, and it is an irrational number in a high level of mathematics and physics and chemistry. Pi is very important figure if you want to learn high level mathematics or physics or chemistry here. After pi, we have few more irrational numbers, just like take root or cube root of non-perfect square or perfect cube number. So all perfect square numbers are perfect squares number are 1, 4, 9, 16, etc. These are the perfect square number. इसके अगर आप रूट लोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। 1 का रूट तो 1, 4 का रूट तो 2, 9 का रूट तो 3, 16 का रूट तो 4 और इससे आगे। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, अगर इसका आप रूट लेने का प्रयत्न करोगे तो ट्राई को नहीं करोगे 2, 3, 5, तो ये इस तरह का मिलेगा और फिर भी एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर से 2 का रूट करोगे और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 2 नहीं आएगा। जैसे कि आप 1 का रूट करोगे और फिर स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 का रूट करोगे फिर स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 9 का रूट करोगे और फिर स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। बट इफ यू मेक 2 root 2 and then square it, then you will not find 2. If you make square of root 3, then it will not be exact 3. If you will find the square of root 5, it will not be exact 5 with help of calculator. If you will do this, you will not get the perfect decimal format. Perfect decimal format, we cannot write pi or all these digits or cube root of a non-perfect cube. Perfect cubical numbers are 1, 8, 20.
27, 64 एक्सेट्रा। और इससे अलग जो नंबर है 2 का आप क्यूब रूट करोगे, 3 का आप क्यूब रूट करोगे, 4 का आप क्यूब रूट करोगे, 5 का आप क्यूब रूट करोगे, 25 का आप क्यूब रूट करोगे। माइंड में 25 का स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, लेकिन 25 का क्यूब रूट आपको परफेक्ट डेसिमल फॉर्मेट में नहीं मिलता है। तो ये सब जो है ये इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब इरेशनल नंबर्स गिने जाते हैं। तो इस तरह के सारे इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर सेट करते हैं। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि हमें कभी-कभी इस तरह के एक मान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, all real numbers, all rational numbers are whole numbers, all real numbers are rational, और rational number are real number। इस तरह का ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आपको अगर कहीं पूछे, अगर आपको कहीं मिल जाए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ग्रेविटी को फॉलो करना है। ऊपर से ग्रेविटी क्या करती है, हमें ऊपर से नीचे आने देती है, नीचे से ऊपर नहीं जाने देती। इट विल नॉट अलाउ टू गो अपवर्ड्स। सो बस जस्ट सेम वे, इफ समवन आस्क यू दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऊपर से नीचे आता है, करेक्ट। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, all rational numbers are integers, which is ऊपर जाता है, not allowed, it is not correct, it is a false statement। all integers are real numbers, right। all real numbers are natural numbers, wrong। इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के स्टेटमेंट में अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो false बताना है, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको आपको राइट बताना है। सिर्फ इतना फंडा हमें याद रखना है। आई थिंक हमने जो स्टैंडर्ड 10 से पहले के जो फंडा मुझे आपको देना था वो आपको दे चुका हूँ। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो आपको फिर से वो वीडियो में जाके रिपीट करके देख लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके स्कूल मैनेजमेंट को बता सकते हैं, और उसे उसका एक अलग सेशन, डिफिकल्टी सॉल्विंग का एक अलग सेशन हम रखेंगे और आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और वो हमारा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया आइडिया है जो आज तक previous standard we have never get any idea of this type of funda। Our next topic is Euclid's division lemma। जहाँ तक मेरा ख्याल है चैप्टर का नाम ही होना चाहिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बिकॉज इन दिस चैप्टर, दिस होल चैप्टर वी विल डिस्कस नाउ। यहाँ तक का जो था वो तो प्रीवियस स्टैंडर्ड का रिवीजन ही था, और जो नया हम सीखने वाले हैं वो चैप्टर के खत्म होने तक हमें इसके ऊपर ही, इसके सम और इसकी थियरी हमें लेनी है। तो इन दैट केस ओनली दिस इज आवर chapters main fundamental, Euclid's division lemma। All these three words
absolute division, these two words are new to you. You are not familiar with these three. We know that what is division. Before that, I will introduce you these two words. What is meaning of these two words? Euclid. Euclid is a name of mathematician, Greek mathematician. Just like Newton's law, Einstein's law, Einstein and Newton are the name of scientists. Pythagoras' theorem. Pythagoras is the name of that scientist or mathematics. Same way, the Euclid is the name of that mathematics. So I does not have any idea of meaning of this word Euclid. Euclid is the name of that particular person, Greek person. That is that person has given us this idea. What is lemma? Lemma means a statement which does not need any type of proof. इसे हम लेमा कहते हैं. All the statements which does not need any type of proof. We will not ask why, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन जो लेमा के स्टेटमेंट होते हैं उसके ऊपर हम नहीं कर सकते. थियरम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जस्ट गिव मी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन, सर गिव द प्रूफ ऑफ दिस वन. बट लेमा आपको समझ में आएगा उसका आइडिया, लेकिन आप प्रूफ करना मुश्किल होता है, वो नहीं कर सकते. उस समय जस्ट एक्सेप्ट करना होता है. जैसे कि हम ये कहते कि सन इज राइजिंग इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. ये हम जानते हैं कि सन ईस्ट में से वेस्ट की तरफ जाता है. और हम सब जानते हैं कि एक्चुअली if we are discussing about only the solar system, in that case sun is a state. We are guessing that sun is a steady particle and earth has two types of circular motion. But due to this circular motion, we have day and night schedule. And अगर सूर्य पूर्व में उग के इस तरफ जाता है, तो जैसे हम किसी गाड़ी में या बस में या बाइक पे हम सवारी करते हैं तो हम इस तरफ जाते हैं, तो जो पूरी दुनिया है वो इधर से इधर जाती है. आप बारी बस में से या ट्रेन में से बाहर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पूरा जो वर्ल्ड है वो इस तरफ जाता है, हम आगे जाते हैं. यही कंसेप्ट आप लगा के कह सकते हैं कि अगर सन की जर्नी इधर से इधर की है तो हम जो अर्थ के ऊपर खड़े हैं हमारी जर्नी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर की होगी. अगर सन जो है ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन करता है तो अर्थ जो है ये वेस्ट टू ईस्ट मोशन करती है. जो अर्थ का जो परिभ्रमण होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ का होता है. इसके बारे में हम सवाल नहीं करते, हम हर रोज ये देखते हैं, इसलिए हमें पता है. हम क्वेश्चन नहीं करते कि सर प्रूव दिस वन. बट ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि सन राइजेस ईस्ट एंड सेट्स वेस्ट, और उसके ऊपर से हमने हमारा एक अनुमान लगाया. इसको यूज कर सकते हैं दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए. अब ये दूसरा थ्योरम हो गया, ये अपने से किसी को पता नहीं कि हम किस तरह से घूम रहे हैं. ये जो अर्थ का ये जो है ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट देखने के लिए आपको अर्थ से ऊपर जाना पड़ेगा. वो तो हम देख नहीं सकते, किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमने एक अनुमान लगाया. इसे हमें प्रूव करना
डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी। तो ये प्रूव करने के लिए हमने इस स्टेटमेंट का उपयोग किया। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसे हम लेमा कहते हैं। लेमा क्या है कि उसे आपको फैक्ट है एक्सेप्ट कर लेना है और उसके ऊपर से हम दूसरे स्टेटमेंट चाहे तो बना सकते हैं। इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है, अच्छी तरह से समझना है ताकि हमें इसके बारे में कोई मन में डाउट न रहे और इसके बाद हम ऐसे डाउट्स को क्लियर करना है। इसकी लेके इसको लेमा कहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो तीसरा वर्ड है डिवीजन। डिवीजन आप जानते हैं मैथमेटिक्स में डिवीजन किसे कहते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 2, अगर 5 की जगह हम 15 लें, 15 डिवाइडेड बाय 2, हमें इस तरह से लिखना होगा। कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, जो आंसर यहाँ लिखा जाता है कुछ लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिट होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे जो होता है उसे डिवाइजर कहते हैं। यहाँ पे जो हमें मिलता है उसे क्वोशंट कहते हैं और आखिर में नीचे जो मिलता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मेट है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो डिवाइजर यहाँ पे मिलेगा आपको, डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा आपको, डिवाइजर यहाँ पे मिलेगा आपको, क्वोशंट यहाँ पे मिलेगा आपको और उसमें भी रिमाइंडर तो यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर आप 15 डिवाइडेड बाय 2 करना चाहते हैं तो 15 हुआ हमारा डिविडेंड और 2 हुआ हमारा डिवाइजर। और फिर हम वो टेबल को मल्टीप्लाई 2 का शुरू करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 7 जा, हम जानते हैं इसलिए मैं ये प्रोसेस ज़्यादा नहीं करूँगा। 1 और ये जो 1 है इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर, 7 को हम बोलेंगे क्वोशंट, 15 जो है हमारा डिविडेंड हुआ और 2 ये हमारा डिवाइजर। तो ये है ये डिवीजन की प्रोसेस है। इतना हमने जान लिया कि डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है। अगर आप 20 को डिवाइड करना चाहोगे 4 से तो 4 पिज्जा 20 रिमाइंडर मिलेगी 0। अगर आप 20 को ही डिवाइड करोगे 3 से, 3 6 18 रिमाइंडर मिलेगा 2 और क्वोशंट मिलेगा 6। 3 is our divisor and 20 is a dividend। फिर से हम 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, इस पर अगर हम 5 से डिवाइड करते 5 4 20 रिमाइंडर इज 0। और अगर 20 को 6 से डिवाइड करते 6 3 जा 18 रिमाइंडर इज 2। तो हमें रिमाइंडर से भी मिल सकता है, अलग अलग भी मिल सकता है, उसका हमें कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल हमें बनाना भी नहीं है, फॉलो भी नहीं करना है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। लेकिन बस हमने यहाँ सिर्फ इतना सीखा कि डिवीजन होता क्या है। स्टैंडर्ड 3 का जो टॉपिक था हमारे स्टैंडर्ड 3 में जो आप पढ़ के आए हो कि हाउ टू डिवाइड अ डिजिट अनदर डिजिट, सिर्फ इतना आज जाना। आज हमने ये तीनों वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिया। आगे हम ये जानेंगे कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा है वो क्या। आज हमने एक आखिरी बात आपके जो फंडा क्लियर हो जाए इसलिए एन डब्ल्यू जेड क्यू और आर के बारे में आखिरी बार जाना। आज के बाद मैं समझता हूँ कि आपको में से किसी को कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज एन डब्ल्यू जेड आर, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो किस तरह
करना है ये भी हमने आज जाना कि अगर आपको पूछे कि -2 इज अ नेचुरल नंबर, अगर ऐसे आपको कोई पूछे तो आपको क्या आंसर देना। आपको पता है कि -2 होल नंबर में प्रोडक्ट होता है, तो होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमने जाना और उसके बाद में तीनों शब्द का मीनिंग जाना, व्हाट इज यूक्लिड, व्हाट इज डिवीजन, व्हाट इज लेमा, और डिवीजन की जो प्रोसेस है वो हमने जितनी हम 10वें स्टैंडर्ड में हमें लेनी चाहिए उतनी हमने ली है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो बताएंगे तो यहाँ से आगे का जो लेमा है वो पूरा हम पढ़ेंगे।